गाजर का जूस, जैसे लगता था कि गाजर खूब मालिश करती थी 4-4 5-5 बारी, और लगता था कि गाजर का जूस पिलाने से शायद ठीक होगा। ऐसे मतलब पूरी ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं तो इनको लेकर ही घूमते हैं वहाँ। टाइम कहता है चिकन, छोटे में नहीं खाता था, अभी तो नॉन वेजिटेरियन हो गया, कहता है चिकन, अच्छा, मैगी, कढ़ी, आइसक्रीम, कढ़ी बहुत पसंद है कढ़ी इन्हें, इनको बहुत कढ़ी पसंद बहुत पसंद है। मूवी वूवी कुछ? हाँ, मूवी तो वही कार्टून एनिमेटेड मूवी। अच्छा अच्छा। आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम अच्छा खाओ, मिलेगी, आइसक्रीम आइसक्रीम भी मिलेगी। तो बल्कि इनफैक्ट किसी ने ये कहा भी मुझसे, एक हमारे सीनियर थे, उनकी वाइफ ने ही कहा कि अब मेरी मौसी जी हैं, उनके दोनों बेटे विदेश में हैं, मौसा जी इस समय बेड रिडन हैं, बताइए नीलिमा, इससे तो आपका बेटा अच्छा आपके साथ तो है कम से कम। कभी कहे हो कि गिफ्ट ले लीजिए? नहीं, हम गौरव के लिए ले जाए, गौरव के लिए ले जाए। ऐसे बहुत कम मौके आए होंगे जब किसी ने ये कहा होगा, नीलिमा यह गिफ्ट तुम्हारे बेटे गौरव के लिए। ये कहते हुए उनका गला रूंध गया। ये कहानी है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे के माता पिता की, जो इस समय 30 साल का हो चुका है, लेकिन उसकी हरकतें आज भी एक बच्चे की तरह है। किसी भी माता पिता के लिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह कि मेरे बाद कौन होगा जो गौरव के गौरवपूर्ण जीवन के लिए आगे आएगा। आइए आपको बताते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। दरअसल ये एक जेनेटिक बीमारी है। इस बीमारी का पता गर्भ में ही चल सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक किसी भी नवजात बच्चे के शरीर के गठन, मांसपेशियों, हाथ और आँखों को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि बच्चा नॉर्मल बच्चों से अलग है। इसके शिकार बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास दूसरे बच्चों के मुकाबले थोड़ी देरी से होता है। ये बीमारी शरीर में पाए जाने वाले क्रोमोसोम से संबंध रखती है। नवजात बच्चे के शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। माँ की तरफ से 23 क्रोमोसोम मिलते हैं और पिता की तरफ से 23 क्रोमोसोम। लेकिन डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। डाउन सिंड्रोम वाले भी दूसरे व्यक्ति की तरह इंसान हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, उन्हें वह सब अधिकार मिले हैं जो एक भारतीय के हैं। वह सुख और दुख को महसूस कर सकते हैं। हम उनकी ज़रूरतों को अनदेखा ना करें, ना ही उनकी भावनाओं से खेलें। आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिनका इकलौता बेटा इस बीमारी से पीड़ित है। सुनिए गौरव के माता पिता नीलिमा और संजय कटियार को, जिनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहित रमापुरी ने। नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। आज हम न्यूज़ की दुनिया से कुछ अलग आए हैं। आज हम ऐसे परिवार से मिलने आए हैं जो डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं और उनका केयर वो लोग कैसे करते हैं, क्योंकि ये लगभग 800 या 1000 बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है। आज हम उन्हीं परिवार से बात करेंगे। जी नमस्ते सर, आपका परिचय क्या है? मैं संजय कुमार कटियार, मैं इंडियन रेलवेज़ में एम्प्लॉय हूँ। जी सर, पहली बार कब पता चला कि आपका बेटा जो है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है? हम चाहेंगे आप दोनों लोग जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली बार जब ये मतलब जब इसकी बर्थ हुई थी तो उस समय भी थोड़ा तो हम लोगों को डाउट हुआ था, क्योंकि ये रोया नहीं था, ये शकल भी नहीं करता था, अपने आप शकल नहीं करता था। इससे हम लोगों को दूध पिलाना पड़ता नहीं था। शक कर पा रहा था, तो इनफैक्ट इनको फिर हम लोगों ने ड्रिप लगवाई। तो जब इनको ड्रिप लगी इसके बाद ये सर्वाइव किया, अदरवाइज़ उस समय ऐसा लग रहा था कि सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिल्क सक नहीं कर पा रहे थे। और फिर हम लोगों को बाद में जब ये थोड़े और बड़े हो गए तो जिस समय इनको खड़े होकर चलना शुरू कर देना चाहिए था, उस समय भी ये घुटने के बल ही चल रहा था। तो हमें किस ईयर की बात है, लगभग कितने साल की होगी? 92 में इनकी बर्थ हुई थी। तो ये हम लोग को बहुत इनिशियल हुई है इसमें। हाँ। 3-4 मंथ्स में हम लोग गए नहीं थे एम्स। हाँ, फिर उसके बाद जब एम्स ये दिल्ली मतलब जब जन्म हुआ फिर आपको जब जन्म हुआ तो हम लोगों को स्ट्राइक कर गया। इतना तो हम लोगों को भी है कि नहीं, इस बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज इसने रोया नहीं। ये बच्चा जैसे बर्थ के समय बच्चा रोता है, बच्चा रोया नहीं, तो मुझे लगा कुछ तो दिक्कत है। पर जैसे आपने कहा ना कि पेरेंट्स बड़े डिलेमा में रहते हैं, छिपाते हैं चीज़ें और खुद को भी एक्सेप्टेंस भी नहीं होती है। लेकिन फिर मैं मतलब पटियाला में थे हम लोग पोस्टेड, तो पटियाला में फिर एक डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ने इनको देख के
उसने कहा कि ये शायद डाउन सिंड्रोम है। अब मतलब अच्छा, इनकी डाउन एज 3 सिंड्रोम months ऐसा था की, कि 3 महीने अच्छा 3 महीने के तभी है। 3 या 4 महीने अक्टूबर से तक ज़्यादा नहीं थी। किया। हाँ, तो उसके बाद मतलब डाउन सिंड्रोम के बारे में क्योंकि मैंने तो पढ़ रखा था पहले भी, तो मुझे एक बार मतलब विश्वास नहीं हुआ, तो फिर हम लोग एम्स हम लोगों ने एम्स में जाके कार्योटाइपिंग एम्स करवाई दिल्ली में इनकी। जाकर अच्छा। कार्योटाइपिंग कार्योटाइपिंग में मतलब तो- जेनेटिक तो क्रोमोसोम अलग करके, तो by the उसमें time- इनका ट्रांसलोकेशन आ गया था। व्हेन ही वाज 4-5 मंथ्स हम लोगों को ये क्लियर था कि इनको डाउन सिंड्रोम बेबी है ये हमारा। और ये क्योंकि पढ़ते भी रहते थे तो कि किस तरह फिर कार्योटाइपिंग की रिपोर्ट भी आ गई तो ये भी पता लग गया कि क्या प्रॉब्लम किस तरीके का इनको है। और डॉक्टर ने वहाँ हमसे कहा था कि देखिए इनसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, बस आपको प्यार से पालना है। तो वही हम लोगों ने किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक्सेप्टेंस देर से आती है। हाँ, डॉक्टर ने कहा कि उम्मीद मत रखिए, वो कैसा एक माँ के लिए मतलब कैसा। बहुत बहुत टेरिबल, मतलब नहीं बयान कर सकती आपसे जो ट्रॉमा हमें पहुंचा, उससे निकलने में मुझे 10 इयर्स लग गए। इसे कहते हैं 10 साल तक मैं सब कुछ करती थी, कोशिश करती थी कि नॉर्मल लाइफ जीने की, लेकिन सब जगह जाती थी आती थी, इसको बेबी को भी घुमाना प्रेम में डाल के हर जगह जाती थी। लेकिन जो फुल एक्सेप्टेंस है कि हमारा बच्चा ऐसा है और मुझे परवाह नहीं है सोसाइटी की कोई इसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, इसको मुझे एक्सेप्ट करने में 10 इयर्स लग गए। सोसाइटी की तरफ से किस तरह की बात होती थी, कुछ उसके बारे में बताएंगे। सोसाइटी की तरफ से तो क्या, जैसे कभी कभी सुनने में आया मिसेस कटियार को देखो ऐसा बेटा होने का क्या, जैसे किसी ने कहा कि ऐसा बेटा होने नहीं होने के बराबर है। समटाइम्स हमारे किसी रिलेटिव ने कहा कि जैसे कि ये 2 भाई हैं तो इनके छोटे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने कहा पहला ग्रैंडसन पैदा हुआ है, जबकि ही वॉज द फर्स्ट ग्रैंडसन। तो उन्होंने इसे इनवैलिड न करा, बोला डिक्लेयर करा। तो वो हम लोगों को ऐसा नहीं था, मतलब हमारा तो बच्चा है प्यारा सा, वो बहुत प्यार से हम लोगों ने पाला। एक्सेप्ट हम भले ही थोड़े दिन बाद कर पाए हों, लेकिन वैसा ही प्यार दुलार की मोतियों की माला पहनाना, जैसे काले धागे, इस टाइप का सब। गाजर का जूस, जैसे लगता था कि गाजर खूब मालिश करती थी 4-4 5-5 बारी, और लगता था कि गाजर का जूस पिलाने से शायद ठीक होगा। ऐसे फ्रूट जूस, ऑरेंज, कभी कुछ, मतलब पूरी कहना चाहिए लाड़ प्यार से पाला इसे। तो हम दोनों का तो ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ कभी कभी सुनने में आया। लेकिन बट अब तो हम लोग बहुत बोल्ड हैं। अब क्या, वही 10 साल के बाद ही इतने बोल्ड हो गए थे कि हमें नहीं परवाह कि कोई क्या कहता है, बस हमारा ये प्यारा सा बच्चा है और हम लोग इसमें भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बराबर हैं। और बस आज के समय हम लोगों ने बराबर इनका वही, जैसे इन्होंने फॉरेन से, हाँ और एक इंसिडेंस बताती हूँ पापा के तरीके से। जैसे ये थोड़ा सा स्क्विंटिंग थी इसमें, महंगा देखना, तो फिर हाँ इन्होंने कुछ बनाया। तब तो हम लोग भी यंग थे कि इसकी एक आंख बंद रहे एक आंख खुली, कुछ इन्होंने पढ़ा होगा कि ऐसे, तो इसके स्क्विंटिंग चली जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसको बहुत कहना चाहिए जितनी केयर कर सकते थे उतनी करते थे। बट हाँ अभी थोड़ा सा ज़रूर दिक्कत होती, बिकॉज अब ये कहना नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है, शैतानी बहुत करते हैं, कहना नहीं मानते हैं। इनकी एनर्जी बढ़ चुकी है, हम लोगों की घट चुकी है। ये चैलेंज है, बस दैट्स इट, और तो कुछ नहीं। तो बाकी तो हम लोगों के लिए बहुत ही, मतलब ये नहीं होते हैं घर में तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और कभी अगर हम लोगों को छोड़कर उसके साथ, अपने हेल्पर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं तो भी मुझे कहीं पिंच करता है कि देखो हमें छोड़कर जा रहा है उधर, ऐसे। कभी कहीं मान लो आना जाना हुआ सोसाइटी में, समाज में, किस तरह से करते हैं आप लोग ले आना? ले जाते हैं सब जगह इसको साथ में। बस ये कि अपने क्लब नहीं लेकर आती हूँ मैं। रेलवे ऑफिसर्स क्लब में हमने आज तक कभी, फ्रैंकली स्पीकिंग, कभी नहीं लेके गए। यहाँ हम स्पोर्ट्स में हमेशा लाते हैं इन्हें। यहाँ पर हम लोग जब भी आते हैं, हम लोग डिनर करते हैं, जो भी है यहाँ लाते हैं। बट जो मेन हमारा ऑफिसर्स क्लब है उसमें हम नहीं ले जाते, बिकॉज वही आपने जो कहा ना कि लोगों की आंखों में कुछ, मतलब हमारे सामने नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ बोलेंगे। और उससे बोलने से भी ज़्यादा ये है कि हम लोगों के साथ, जैसे कहना चाहिए कि इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो इनको ही संभालते रहेंगे। और गए हैं तो वहाँ सोशलाइज करने गए हैं, लोगों के साथ मिलने जुलने गए हुए हैं। बाकी हर जगह हम लोग कहीं भी जाते हैं, मतलब पूरी ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं तो इनको लेकर ही घूमते हैं हमेशा, किधर भी बहुत घूमे हैं। उस समय की जो एक सामाजिक ताना कहिए जो एक था, और अब में क्या क्या पाती हैं आप? नहीं ऐसा वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी, इसलिए क्योंकि हम लोग
आप बताइए, आपको कुछ समझ में आता है? बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जो अपना एक मेन जो समाज है उससे तो थोड़ा ये रेलवे की लाइफ अलग ही होती है, जी जी और ऊपर से थोड़ा सा जॉब भी इस टाइप की है कि ये चीज़ सामने सामने तो मुझे नहीं फेस करनी पड़ी। थोड़ा ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है, जैसे जब हम लोग कभी गैदरिंग होती है कहीं पे, तो वो तो हमारा बच्चा है तो हम लोगों ने तो ऑब्वियसली सब कुछ पढ़ा रखा होगा, ज़्यादातर कंसल्ट कर ही रखा होगा। तो बहुत लोगों को वो मतलब हो सकता है ऐसे कंसर्न हो, कुछ लोग नहीं भी कंसर्न हो तो कुछ एडवाइस करने लगते हैं कि बच्चे को ऐसा करिए या उधर ले जाइए, उधर बाबा है, ये सब है। तो वो जनरली शुरू में तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी हमें एडवाइस करे कि हम बच्चे को के साथ बच्चे का भला किस में है या मुझे कहाँ जाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए। लेकिन बाद में इसकी भी एक्सेप्टेंस हो गई, हमें लगा कि दुनिया ऐसी है, क्योंकि बहुत लोग जनरली बताते हैं कि भाई आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं या कुछ बताने या जस्ट फॉर सेक ऑफ टॉकिंग करते हैं। तो बाद में उस स्टेज से भी हम लोग आगे बढ़ गए। तो ये एक्चुअली जब भी अब बच्चा होता है तो ना शुरू में आपको एक्सेप्टेंस नहीं होती है, एक्सेप्टेंस धीरे धीरे स्टेजेस में आती है। उस तरह ये मैं ज़रूर कहूँगा कि लेडीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हैं, जल्दी वो बच्चे को ले जाके पब्लिक में हर जगह मतलब डिस्प्ले करती हैं और बोल्डली देती हैं। इनफैक्ट मेन को एक्सेप्टेंस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो स्टेजेस में धीरे धीरे एक्सेप्टेंस जब आ जाती है तब कभी कभी ये भी लगता है कि नहीं ये तो, क्योंकि एक तरह से बहुत इनोसेंट है, बहुत लविंग चाइल्ड है। जैसे हम लोग कभी जैसे हम बैठ जाएंगे बेड पे मूवी देखते हैं तो पहले ये भी बगल में बैठ जाता है, देखता रहता है, बीच बीच में छूता है, गाल छुएगा, ये छुएगा, तो आपको बड़ा कई बार बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कि जैसे कोई भगवान का दूत ही बगल में बैठा हुआ है। तो लेकिन इस चीज़ में मैच्योर होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय गुजर जाता है, और 10-15 साल लग जाते हैं जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं और टोटल एक्सेप्टेंस हो जाती है कि जो है सब अच्छा है और सब सही है। ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि भगवान का दूत, एक इशू कितना बड़ा आप चैलेंज मानते हैं इन सब चीज़ों को? नहीं, चैलेंज तो ऐसा है, देखिए अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी फैमिली कभी डिज़ायर नहीं करेगी कि उनके साथ सही उनको कोई ऐसा बच्चा मिले, लेकिन अगर आ ही जाता है तो आपको जल्दी से जल्दी एक्सेप्टेंस कर लीजिए, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और इसी अरेंजमेंट के साथ आपको अपना बेस्ट आउटकम निकालना है, तो आप खुश भी रह सकें, अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल फैमिली की तरह व्यतीत करें, आप एकदम अपने को अलग ना समझें, जैसे सब लोग खेलते कूदते बाहर घूमते हैं आप भी करिए। तो इस चीज़ में ही बच्चे का भी भला है, आपका भी भला है, क्योंकि आपके पास अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन तो है नहीं। तो जो भी है आपके साथ उसका आई थिंक बेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशन है वही उसी ओर जाना चाहिए। और जितना जल्दी स्वीकार कर लीजिए उतना ही अच्छा स्वीकार है। कर लीजिए, उतना ही अच्छा है, उतना आपके लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है। और इस सब प्रोसेस में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जो हम लोग नहीं कर पाए हैं आउट ऑफ इम्पेशेंस या जो भी कहें, या ये कहिए कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी कि बच्चे को जैसे लगता था बच्चा देर करेगा तो या उतना साफ काम नहीं कर पाएगा, तो मोस्टली कोशिश किया कि जल्दी से हम ही कर दें या कर पाते हैं। तो बच्चे को हर काम में इन्वॉल्व करें, बच्चे से काम करवाएं ज़रूर, बच्चे को घर के हर काम में पार्टिसिपेट कराएं। और अगर सोसाइटी में कोई सोचते भी हैं, जैसे है बच्चा थोड़ा सा वीक है तो लोग तरह तरह की बातें बनाते होंगे, तो ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, अरे बच्चा झाड़ू दे रहा है या ये कर रहा है। ये घर के डे टू डे रूटीन वर्क जो भी है सब में शामिल करें बच्चे को। बस ये कि हाँ थोड़े से जो जैसे सब्जी काटना ये सब थोड़े ना कराएं, बिकॉज जो डेंजरस काम है कि चाकू ही लगा लिया या गैस जलाया उसने तो जल गया, बस बाकी लेकिन सब काम करना मतलब बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं जल्दी में हैं तो कई बार होता है कि बच्चा बहुत टाइम लेगा तो टी शर्ट पहना दी, जल्दी से सब काम मोजे पहना दिए, जूते पहना दिए, तो इससे वो बच्चे की लर्निंग में बहुत मतलब स्लोनेस आ जाती है। तो बच्चे को हेल्प मिलती रहती है, क्योंकि सही बात है हम लोग भी इम्पेशेंट हो जाते हैं कि कितनी देर इंतज़ार करें। तो
अब इसके लिए मतलब बच्चे को अपब्रिंगिंग में बहुत पेशेंस चाहिए। और जितना हो और- सके उसको नॉर्मल बच्चों के साथ मिक्सअप कराने की कोशिश करें। अच्छा, नॉर्मल बच्चों के साथ मिक्सअप कभी आपने प्रयास किया इनको बच्चों के नहीं, साथ? हम तो ऐसा एक्चुअली हमारे बच्चे के लिए ही बच्चे बड़े कम मिलते थे, बिकॉज कॉलोनी में हमेशा ऐसे रेपुटेशन पोस्टिंग थी इनकी। तो आप जानते होंगे, तो घर बड़े दूर दूर ऑफिसर्स के बंगले, बच्चे भी गिनती के हैं, 1-2 हैं, और बच्चे फिर खाली होने से किसी क्लास जा रहे हैं, कोई कथक जा रहा है, कोई पेंटिंग जा रहा है, तो इस तरीके से समय कम मिलता था। पर हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं, इस मामले में हम कहेंगे थोड़ा सा अनलकी रहे कि इसको बहुत मिक्सअप नहीं करा पाए लोगों के साथ। बट बाकी सबके साथ तो ऐसा होता नहीं कि सबको ऐसी फैसिलिटीज़ मिले कि अलग सी लाइफ मिले, कहना चाहिए। तो अच्छा, जितना जैसे पास पास घर होंगे तो ज़्यादा लोग मिलेंगे, बच्चे मोहल्ले में खेलते रहते हैं, तो बच्चों के साथ खूब मिक्सअप कराएं और घर का हर काम में, छोटे बड़े हर काम में पार्टिसिपेट कराएं, खूब सोशलाइज कराएं बच्चे। कुछ एक्टिविटीज़ इनकी बताएंगी आप? इनकी एक्टिविटीज़ में एक ही अपनी बेडशीट बहुत अच्छी लगा लेते हैं और कपड़े बदल लेते हैं, अपनी अलमारी खोल के एक दिन में 15-15 जोड़े कपड़े बदलते हैं और अपनी ड्रेस बताते हैं मैं कौन सी पैंट पहनूंगा, कौन सी टी शर्ट पहनूंगा। अच्छा। घूम कर जाने के बाद ये तुरंत अपने ड्रेस चेंज करते हैं कि घर के कपड़े अलग, बाहर के कपड़े अलग, मतलब फिर इनको आलस बताओ को बताना नहीं पड़ता है कि कपड़े? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी ब्रश है, अब मेरी ब्रशिंग का टाइम है, अब मेरी दवाई का टाइम है, अपनी दवाई का टाइम। पापा जी तो कभी कभी अगर बाई चांस, वैसे तो मैं बहुत कम जाती हूँ छोड़कर, पापा बाई चांस भूल सकते हैं कि पापा को बहुत सारे काम होते हैं और पापा थोड़े केयरलेस भी होते हैं, तो पापा को ये खुद ही याद दिलाते हैं, पापा दवाई। तो ये है, मतलब दवाई लाना है, ब्रश करना है, खाना खाना है, ये सब अपना टाइम टेबल तो बताते रहते हैं। टाइम हो गया, साइकिलिंग करके शाम में लौटे तो अब मेरे डिनर का टाइम है, तो बस खाना खाना, दाल चावल, डाइनिंग टेबल पे जम के बैठ जाएंगे। कुछ फरमाइश करते हैं खाने पीने की, क्या चाहिए खाने में? बिल्कुल, समटाइम कहता है चिकन, छोटे में नहीं खाता था, अभी तो नॉन वेजिटेरियन हो गया, कहता है चिकन, मैगी, आइसक्रीम, कढ़ी बहुत पसंद है कढ़ी इन्हें, इनको बहुत कढ़ी पसंद बहुत पसंद है। मूवी वूवी कुछ? हाँ, मूवी तो वही कार्टून Animated movie। अच्छा, अच्छा। आइसक्रीम आइसक्रीम अच्छा खाओ, मिलेगी, आइसक्रीम भी मिलेगी ऐसा। एक ये बताइए, मतलब एक आखिरी पड़ाव की तरफ हम चलते हैं। एक बतौर पिता, और भी जो जिनके साथ ऐसे बच्चे हैं या कोई ये पता नहीं कि अगला बच्चा किस तरह से होगा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब जिनके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, मतलब किस तरह से केयर करें, क्या कहेंगे आप उनके लिए? एक संदेश क्या देंगे आप? नहीं, एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज ए फादर ऑफ द फैमिली तो सबसे बड़ी है पेशेंस, क्योंकि उम्र होती, जब हम भी यंग थे तो थोड़े इम्पेशेंट हो जाते थे, तो जब इम्पेशेंट होते हैं तो कभी गुस्सा उस्सा भी आता था कि नहीं? बिल्कुल आता है, गुस्सा आता है, वो बच्चे पे नहीं आता है, बट हो सकता है बैकग्राउंड से वो कहीं से अफेक्ट कर रहा होता है, तो बाकी फैमिली पे गुस्सा आता है, गुस्सा निकलता है। तो उस पूरे इम्पेशेंट से, जब ऐसा होता है इम्पेशेंट से, तो वो सभी के लिए ख़राबी होता है और आपकी भी हैप्पीनेस ले जाता है। तो क्योंकि ऐसे बच्चे पालने के लिए नॉर्मल से ज़्यादा पेशेंस चाहिए, तो वो पेशेंस रखना पड़ता है और उसी से ही घर की पीस और सबका पीस ऑफ माइंड बरकरार रहता है, क्योंकि आप इसके लिए कुछ कर तो सकते नहीं हैं। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है सिचुएशन को डील करने का। आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चे को जहाँ तक हो सके कुछ ना कुछ, जैसे कैंडल मेकिंग या कुछ इस टाइप का कोई हस्तशिल्प, या बच्चे वही कर पाते हैं। पढ़ाई लिखाई करके आप कहें कि कोई जॉब पा जाए, ऐसा तो नहीं है। और शॉप भी शायद चला सकते हो, छोटा मोटा स्टोर कोई चला पाएँ, तो बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करें। और मैं ये कहूँगी निराश नहीं हो अगर बच्चा, वही बात जैसा मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा बच्चा हमारे घर आए, लेकिन अगर आ ही जाता है तो फिर उसको खुशी से पालें। समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको एक आपके घर में देवदूत भेजा है, आपको उसकी सेवा करनी है, भगवान आए हैं आपके घर। इस तरीके से उनकी सेवा करें, देखभाल करें, आप उन्हें खुशी दें और वो आपको खुशी दें, क्योंकि प्यार ये बराबर देते हैं। उनके लिए क्या कहेंगी जो समाज में ऐसे बच्चे को, जैसे कि आपने बताया कि आपने उस फेस को देखा कि ऐसे बच्चे से ना होना अच्छा, इस तरह की चीज़ें, उन समाज को क्या संदेश देंगे या क्या आपका रिक्वेस्ट होगा नहीं, समाज? मैं तो यही कहूँगी कि एक मेरा ये मानना है, जिसके बच्चे विदेश में बैठे हुए हैं, तो अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो क्या वो आपकी देखभाल करने आएंगे बच्चे? नहीं, उस बच्चे की देखभाल आपको नहीं करनी, इसकी आपको देखभाल करनी है, बस इतना फ़र्क है, बाकी तो और कोई फ़र्क है नहीं, जहाँ तक मैं समझती हूँ।
तो बल्कि इनफैक्ट किसी ने ये कहा भी मुझसे, एक हमारे सीनियर थे, उनकी वाइफ ने ये कहा कि अब मेरी मौसी जी हैं, उनके दोनों बेटे विदेश में हैं, मौसा जी इस समय बेड रिडन हैं, बताइए नीलिमा, इससे तो आपका बेटा अच्छा आपके साथ तो है कम से कम। तो और मेरे पिता भी यही कहते हैं कि बेटा जो भी है बस बच्चा खुश रहे, आप खुश रहो, बच्चा खुश रहे, बाकी किसी से कंपेयर मत करो, सोचो मत कि किसी का बच्चा क्या कर रहा है, कोई आईआईटी में निकल गया, कोई विदेश चला गया, ऐसे मत सोचिए। तो वो बात सही है, उस फेज से हम लोग तो अब बहुत बहुत आगे निकल आए हैं। देखिए वो भी एक समय था, ऐसा नहीं कहेंगे कि तब बुरा नहीं लगता था। शुरुआत में जैसे मैंने कहा 10-15 साल तो हमें भी बुरा लगता था कि भाई सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और फिर थोड़ा कई बार ये जेलसी होती थी, अरे सबके बच्चे साथ में पैदा हुए, लोगों के बच्चे स्कूल निकल गए, मैं अभी भी बच्चे पाल रही हूँ, निकल गए, लेकिन उस सब से अब तो बहुत बहुत ऊपर आ चुके हैं, तो अब कोई चीज़ पिंच नहीं करती। मन में इस तरह की टीस थी? हाँ, कभी शुरुआत में बिगनिंग में तो थी, जब हम लोग यंग थे तब तक तो थी, ऐसा नहीं कहेंगे, मतलब अब तो 40 साल तक तो लगभग थी। लेकिन अब अगर कहें कि अभी इधर 20 ईयर्स से तो हमने बिल्कुल रिग्रेट नहीं किया कि हमारा बच्चा ऐसा है तो क्यों है। अब बस यही एक सवाल है कि ऐसी मुझे क्या हेल्प मिल पाएगी जिससे इनकी आगे टेक केयर, इनकी एक्सरसाइज हो सके, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं, हमें बिल्कुल कुछ भी चैलेंज नहीं लगता है, सब कुछ बढ़िया, एवरीथिंग इज ओके। एक वरी रहती है वैसे पेरेंट्स को, मतलब वो सभी पेरेंट्स को जिनके साथ ऐसे बच्चे रहते हैं, क्योंकि एक हमारे मतलब रेलवे से ही वो कनेक्टेड थे, वो भी काम करते हैं, वेद सेसो मैकेनिका के मिस्टर त्रिपाठी हैं, वो बोगी सप्लाई करते हैं, वो काफ़ी मतलब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बट उनके बेटा भी, उसको एग्जैक्टली ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी बट डिफरेंट थी, बिकॉज वो भी कानपुर से थे, तो वी आई न्यू हिम वेरी वेल, और वो भी फ्रेंड की तरह ही थे। तो वो भी जैसे ये चीज़ एक्सप्रेस करते थे कि उनके बेटे के लिए कि व्हाट आफ्टर मी, तो वो कई बार मुझसे डिस्कस करते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ट्रस्ट बनाऊं, क्या करूं, क्योंकि उनको अपने इनफैक्ट यहाँ तक कि अपने जो क्लोज़ रिलेटिव थे उन पे भी उनको विश्वास नहीं था कि कोई उनके बच्चे को देख पाएगा, इवन इफ़ ही वो अपनी फैक्ट्री भी लिख जाएं तो कुछ हो पाएगा। तो ये जो वरी होती है, बीच में वो मुझसे कहते भी थे कि आप क्या सोचते हैं, आपने क्या सोच रखा है, तो मैंने कहा कि मैंने कई सारे पहलू सोचे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन मुझे मिला नहीं, तो मैंने अब सोचना ही बंद कर दिया है कि क्या होगा, और मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि इसका कोई 100% सॉल्यूशन जो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अब ऐसी चीज़ को हम क्या कर सकते, बट ये वरी जो है ये बहुत से पेरेंट्स को रहती है, बहुत क्या मुझे लगता है सभी पेरेंट्स को रहती है कि व्हाट आफ्टर मी। यस, इसलिए कुछ एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, जैसे जो इस टाइप के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, जिसमें अगर इफ़ समथिंग हैपन्स टू देयर पेरेंट्स, जो इस टाइप के बच्चे हैं, तो उनकी टेक केयर हो जाए, चाहे बेशक कुछ थोड़ा लमसम मनी जमा हो, कुछ ऐसा डोनेशंस मिलने लग जाए, कि कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जो शायद अपने इधर यूपी में है नहीं। हाँ, अब ये जैसे यूएस वगैरह में तो डाउन सिंड्रोम सोसाइटीज़ हैं, सब मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हैं, तो उनके यहाँ मतलब आप कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, तो बाद में एक स्टेज आती है कि बच्चा ऐसे हॉस्टल में रह जाता है जहाँ आपने कुछ पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, तो वो अपना केयर लेते रहते हैं। बट इंडिया में अभी समूह ऐसी सोसाइटीज़ बनी नहीं है, बॉम्बे वगैरह में है, लेकिन यूपी, हाँ पुणे, बॉम्बे, लेकिन यूपी में नहीं है। अहमदाबाद में है, वो हल्ला बहुत छोटे लेवल पे हुआ, 3-4 कमरे से तो नहीं चलेगा, ये ऐसी संस्था होगी जो काफ़ी बड़ा, जब तक 30-40 कमरे एंड काफ़ी बड़े ज़्यादा से लोग नहीं हों तो फिर नहीं हो पाए।